हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। मैं हूं आपका बादशाह भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। देखो, अभी तक हमने 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए, ठीक है। एक हमने कवर कर लिया आपके रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, जो कि 11th क्लास का था। और फिर हमारा जो उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर जो हमने लिया था वो हमने लिया था विलियन, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। अब दोनों चैप्टर क्यों लिए गए वो तो आपको आई होप क्लियर ही है कि भाई दोनों चैप्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी आ जाती है ना, तो उनको एक साथ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा सही पड़ जाता है, ठीक है। और आज देखो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का पहले वाले चैप्टर से ज़्यादा रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, परमाणुओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम जानते हैं इन द लास्ट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, कि जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिनको आप परमाणु कहते हो, जो कि डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताया था। तो आज हम कहीं ना कहीं परमाणु से शुरुआत करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आपको परमाणुओं की जितनी नॉलेज होगी, परमाणुओं की, अणुओं की, तो आपको उतना ही ज़्यादा फायदा रहता है उसको समझने के लिए, है ना। क्योंकि इन द लास्ट हम स्टडी परमाणु या अणुओं की ही कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, आपकी परमाणु की संरचना। और नो डाउट चैप्टर देखो थोड़ा सा लेंदी है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं और एक से बढ़कर एक कंसेप्ट आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दे करके जाते हैं। और इस चैप्टर से आप आराम से 3 क्वेश्चन तक उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन तक ये चैप्टर आराम से दे जाएगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर की दे रहे हैं। इसके अलावा बोर के परमाणु मॉडल से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आ जाता है, या डी ब्रॉगली तरंग आ जाती है। बहुत सारे ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके अंदर भरे हुए हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट आर में एक क्वेश्चन देने के लिए पूरा पूरा जिम्मेदार बनता है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखो न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलेज काफ़ी सारे बनते हैं, लेकिन हर एक फॉर्मूले का अपना महत्व होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, ताकि आप जब क्वेश्चन में फॉर्मूलेज को अप्लाई करो तो आप अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। क्लियर है। सो पहले तो मुझे बस थम्स अप दिखा दो कि यार यहाँ तक जो अब तक स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हमने देखे थे वो आई होप आपको क्लियर होंगे, और कल आपका उसका टेस्ट भी होने वाला, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं करवाऊंगा। आज हम बेसिकली छोटी छोटी बातों को समझेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ईजी भी है, जिनको करना आसान है, और जो कहीं ना कहीं बेसिक्स बनाता है। आज हम पहले कि बेसिक्स वाला चैप्टर देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे परमाणु का थोड़ा सा परिचय देखने वाले हैं, ठीक है, कि बेसिक परमाणु के अंदर क्या क्या बातें होती हैं वो हम सीखेंगे, एक बात। दूसरा हम सीखेंगे जो कुछ हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ऐसी प्रश्नावलियां, ऐसी परिभाषाएं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आगे जाकर के इस चैप्टर को समझने में भी। और साथ में हम थोड़ा सा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों पर भी चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके छोटा सा आइडिया आप लोग जानते भी हो, जैसे कि दृश्य प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है ना। तो आज हम इन पर ही बातें करेंगे, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तो आप आराम से हर एक चीज़ को समझ सकते हो। कुछ चीज़ें आपको पता है और उनको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सही कर देंगे हम, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जो है हमारा परमाणु का परिचय है। ओके, कि परमाणु के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, एक बेसिक आइडिया तो वैसे आज के टाइम पे हम सब लोग जानते ही हैं कि जो परमाणु का एक्चुअल थ्योरी अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम क्या जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, बीच में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो एक बेसिक आइडिया आज के टाइम पे हम ये जानते हैं, लेकिन पॉइंट ये आता है ना कि शुरुआत में हम लोग नहीं जानते थे। अगर मैं बहुत सालों पहले चले जाऊँ तो पहले इतना सब नहीं पता था। ये तो अब टेक्नोलॉजी है कि हम इतना सब कुछ जानते हैं परमाणु के बारे में ना, लेकिन स्टार्टिंग में हम इतना कुछ नहीं जानते थे। तो सबसे पहले कुछ धीरे धीरे करके कुछ सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था डाल्टन के द्वारा, ठीक है। और ये आप सभी लोग जानते हो कि डाल्टन ने जो सबसे पहला सिद्धांत दिया था, उससे हमने शुरुआत की थी कहीं ना कहीं परमाणु को जानने के लिए, जिसको बोला गया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, और एक एक करके हम हर एक सिद्धांत की जो है बात करने वाले होंगे, ठीक है। हर एक सिद्धांत या हर एक मॉडल की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ही आया था, जिसने कहीं ना कहीं सबसे पहले परमाणु शब्द के बारे में बताया था कि परमाणु कुछ होता है, एक कण होता है। इसने क्या बोला था, आप सभी को याद है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था कि मैंने ये बोला था कि आपके पास जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ आपके पास रहता है, वो छोटे छोटे अविभाज्य, यानी जिनको विभाजित ना कर सकें, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इन कणों को क्या बोलते हो, इन कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया, ठीक है, जिन्हें
जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जिनको आप क्या कहोगे, जिनको आप परमाणु कहोगे, है ना। तो ये वाली बात है जो आपके डाल्टन ने सबसे पहले कहा था। शुरुआत हमने कहीं ना कहीं यहाँ से की थी, है ना, कि परमाणु शब्द यहीं से आया था, पहली चीज तो ठीक है। अब डाल्टन ने क्या कहता था, देखो इसमें फिर कुछ बातें भी बताई थी कि भाई परमाणु कैसा होता है, या इसमें क्या विशेषताएं होती है, क्या इनके गुण होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम देख चुके हैं। देखो उसका डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। पर ये सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था। लेकिन अब वही वाली बात थी कि परमाणु के बारे में हमने बताया तो सही, लेकिन परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में डाल्टन ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बहुत छोटी छोटी बातें बोली थी। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके फिर परमाणु को समझाने के लिए क्या दिया गया, मॉडल दिए गए कि परमाणु के अंदर एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है, कि परमाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, क्या इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, या ये अपने आप में एक सबसे छोटा एकमात्र कण है। तो इसके लिए फिर क्या धीरे धीरे मॉडल दिए गए। सबसे पहला जो मॉडल था जो परमाणु की संरचना को बताने के लिए दिया गया था कि परमाणु कैसा हो सकता है, वो सबसे पहला मॉडल कौन सा दिया गया था, वो दिया गया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल था जो एक्चुअल में सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। और आई थिंक सभी को ये पता होगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें की गई थी। क्या कोई कुछ बताना चाहेगा, थोड़ी बहुत बातें, कुछ पॉइंट्स जो आप लोग जानते हो कि जिसने परमाणु के बारे में क्या क्या बोला था, ठीक है। तो देखो थॉमसन ने सबसे पहले आया था जिसने परमाणु के बारे में बताना शुरू किया था, और इस मॉडल की कुछ ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के जो मॉडल दिए गए, जो सिद्धांत दिए गए, वहां पर भी इनकी पालना की गई। तो उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो पहली बात तो क्या, थॉमसन के परमाणु मॉडल का देखो क्या बात थी, इसने बताया था। थॉमसन ने बोला कि जो परमाणु होता है ना, वो असल में क्या होता है, गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है, गोलाकार इस प्रकार से रहता है, जिसमें हर जगह पर क्या पाया जाता है, धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। हर जगह पर क्या रहता है, धनावेश रहता है, जो कि आपके समान रूप से हर जगह पर वितरित रहता है, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो एक बात जाना है, थॉमसन के मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन की खोज की जा चुकी थी बाय द वे, ठीक है। अगर थॉमसन ही था जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई थी। तो इस आधार पर इन्होंने कहा था कि भाई धनावेशित गोला होता है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ कुछ जगहों पर इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके बीच में पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि इसकी तुलना उन्होंने तरबूज से की थी। जैसे तरबूज के अंदर क्या होता है, तरबूज के अंदर एक लाल पार्ट होता है, लाल रंग का तरबूज होता है हमारे पास, जो जिसके अंदर हमारे पास बीज पाए जाते हैं ना। तो थॉमसन ने भी ऐसे ही बोला कि जो लाल जो पार्ट तरबूज का, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो इस धनावेश को प्रदर्शित करता है, और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। तो थॉमसन ने यही बात की थी। ओके, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सी बात है विकास साहब ने, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं। तो देखो हर एक नाम एक बार बता देता हूँ कौन कौन से नामों से इस मॉडल को जाना जाता है। इस मॉडल को देखो, जैसे कि पहला नाम चलो आपने बताया, चलो वही लिख देते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते ही हो, नंबर एक चीज़। दूसरा इसका नाम, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कि तरबूज मॉडल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास की तुलना से तरबूज से की थी कि तरबूज के अंदर जैसे लाल पार्ट होता है वो धनावेश को प्रदर्शित करता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैसे ही पाए जाते हैं इस परमाणु के अंदर जैसे तरबूजे में बीज पाए जाते हैं। तो इसे इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हो, क्रिसमस केक मॉडल। इसको क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्रिसमस केक के अंदर आपको पता है चेरी पाई जाती है, तो वो चेरी बिल्कुल वैसे है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और पूरा जो केक है वो एक तरीके से आपका प्रोटॉन को, यानी सॉरी प्रोटॉन नहीं पर धनावेशित भाग को प्रदर्शित करता है। ये बता रखना, इसके टाइम तक जे थॉमसन ने वही शख्स था जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, सभी को पता होगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उसके बाद ही मॉडल दिया था। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी हिस्ट्री है, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी खोज कब की गई, क्योंकि इससे ही कहीं ना कहीं मॉडल को नया नया बनाया गया था कि परमाणु के अंदर क्या हो सकता है। इसको जानने के लिए पहले ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या मिल सकता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिला था। ये देखा गया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बाद में थॉमसन ने बताया और उसके आधार पर इसने मॉडल दिया था। हालांकि ये बात ध्यान रखना, आपने चीज़ ध्यान दिया होगा, मैं इसको धनावेशित भाग बोल रहा हूँ, प्रोटॉन नहीं बोल रहा। हम जानते हैं प्रोटॉन धनावेशित होता है, लेकिन थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, उसने केवल इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उसके आधार पर उसने मॉडल दिया। अब इस मॉडल की तो कुछ खास बातें को समझ लो पहले तो। अच्छा पहले कुछ बातें ध्यान रखो जो मैं नोट में आपको अलग से लिखवा देता हूँ, जो कि आपको जितना क्लियर रहेंगी ना, आपको ये मॉडल भी उतने अच्छे तरीके से दिमाग में रहेंगे। पहली बात तो थॉमसन ने मॉडल दिया क्या था एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद।
जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की उसके बाद उसने मॉडल दिया। नंबर एक बात तो ध्यान है, नंबर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद अपना मॉडल दिया था। ठीक है, ये जो उसने मॉडल दिया वो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद दिया था। ठीक है, एक बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात ये, यहाँ पर इसने एक बात ध्यान रखी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित कण है, ये बातें वो जानता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में जब खोज की गई तो उसकी विशेषताएं, उसके गुण भी बताने पड़े। तो ये चीज़ तो बहुत इजीली पता चल जाती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है। तो अब यहाँ पर इसने बोला कि देखो परमाणु जो है वो कायदे से उदासीन होना चाहिए, तो उदासीनता को दर्शाने के लिए इसने यहाँ पे धनावेश दिखाया। प्रोटॉन की खोज तो नहीं हुई, लेकिन एक उस ऋणावेश को बराबर करने के लिए धनावेश ही बराबर कर सकता है। तो इसने इसको बोला था कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली इसने बोला था कि धनावेश है, कि हमारे पास धनावेशित भाग होता है। अब क्या होता है धनावेश, कौन सा कण होगा, वो इसने बताना जरूरी नहीं समझा कि इतनी खोज कौन करेगा भाई, एक चीज खोज कर ली बहुत है, मेरा नाम तो आ गया। तो इसने यही कहा था। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो परमाणु होता है, अच्छा पहली बात तो खाना परमाणु गोलाकार होता है, पहले तो ये ध्यान रखो, जो इसने काफी इंपॉर्टेंट कहा था कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। अब देखो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो थॉमसन वो सबसे पहला शख्स था जिसने परमाणु के आकार के बारे में चर्चा की थी कि परमाणु कैसे आकार का पाया जा सकता है, गोलाकार। और आप लोग जानते हो आज के टाइम पे भी जब आप परमाणु का एक बेसिक डायग्राम बनाते हो, जैसे हाइड्रोजन का किसी का भी डायग्राम बनाते हो, आप हमेशा इसको गोलाकार बनाते हो। तो ये सबसे पहले किसने बताया, आपके थॉमसन ने बताया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आगे जाके भी जो भविष्य में जो मॉडल दिए गए उसमें इसका उपयोग किया गया था। तो ये काफ़ी एक अच्छी हिस्ट्री रहती है। ठीक है, और तीसरी बात जो इसने बोला था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। ओके, परमाणु उदासीन होता है, मतलब कि उदासीन का मतलब तो समझिए ना क्या होता है, मतलब कि पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है ये थॉमसन ने पता चल गया, तो उसने बोला कि भाई कहीं ना कहीं धनावेश भी इसके अंदर मिलता है जो समान रूप से हर जगह रहेगा। तो कंपेयर उसने तरबूज से करवा दी इजीली तरीके से, है ना। तो ये आपका मॉडल दिया गया था। हालांकि देखो इस मॉडल के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था कि परमाणु के एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करके ये मॉडल दिया गया, नहीं, ये मॉडल दिया गया था केवल थियोरिटिकल, यानी कि थ्योरी के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर। तो ये एक सैद्धांतिक मॉडल था, ध्यान रखना। यह क्या था, एक सैद्धांतिक मॉडल था। ठीक है, ये सैद्धांतिक मॉडल था, प्रैक्टिकल नहीं था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया गया इसके लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नो डाउट थॉमसन ने प्रैक्टिकल किया था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसने ना इसको बताने के लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं किया गया था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया। उसने केवल बेसिक थ्योरी, बेसिक नॉलेज के बेसिस पे इसने ये चीज़ें बताई थी। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या था, अगेन इस मॉडल की कमियाँ भी थी। कमी क्या थी हमारे पास, चलो वो समझ लो। अगर हम बात करें इस मॉडल की कमी, तो सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता सका। क्या है ये, परमाणु स्थायित्व को नहीं बता सका। कि परमाणु स्थायी कैसे है। देखो इसका प्रॉब्लम क्या, देखो समझो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि चलो मैं मानता हूँ कि चलो हर जगह पर आपने धनावेश दिखा दिया और बीच में इलेक्ट्रॉन डसी हुई आपने बता दिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं कि भाई असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और परमाणु का आकार बहुत छोटा है, और यहाँ पर देखो हर जगह पर आसपास धनावेश भी है। तो क्या एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित नहीं करेगा, बहुत अधिक करेगा, और जितना पास होगा प्रतिकर्षण उतना ज्यादा होता है, अच्छी तरीके से जानते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षण लगा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण तो होगा ना। तो ऐसे में परमाणु तो अस्थायी होना चाहिए, लेकिन परमाणु तो हमारा स्थायी है, कोई परमाणु टूटता ही नहीं है। सब परमाणु अपने अपने आज के टाइम पे स्थायी है प्रकृति के अंदर, लेकिन फिर इस मॉडल के अनुसार तो परमाणु स्थायी तो नहीं रह सकता कम से कम। तो इसके बारे में फिर थॉमसन नहीं बोल पाया था, ठीक है, ज्यादा कुछ उसने नहीं बताया, तो इसलिए मॉडल कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई मॉडल, कोई सिद्धांत केवल तभी सही माना जाता है जब उस पर उठाए गए सवालों का जवाब वैज्ञानिक सही से दे सके। जहाँ पे थॉमसन इस सवाल का जवाब तो इस मॉडल के आधार पर नहीं दे पाया, तो इसलिए मॉडल फेल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके फिर हमारे पास कौन सा मॉडल दिया गया था, फटाफट से मुझे मैं कमेंट करके बताओ। तो सबसे पहला मॉडल तो आपका यही था। ओके, तो मुझे बताइए भाई कमेंट करके सेकंड मॉडल हमें कौन सा दिया गया था। तो पहला मॉडल हमें दिया गया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो शुरुआत में दिया गया सैद्धांतिक, लेकिन फेल हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया। तो बताओ भाई सेकंड मॉडल
कौन सा दिया गया था? फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो कि सेकंड मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? सेकंड मॉडल बेसिकली दिया था रदरफोर्ड ने। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो सेकंड नंबर पे मॉडल दिया गया था, और वो जो मॉडल था वो एक्सपेरिमेंट के बाद दिया गया था, यानी वो एक एक्सपेरिमेंटल, एक प्रायोगिक मॉडल था। ठीक है, ध्यान रखना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये असल में आपको सेकंड नंबर पे दिया गया था। ओके, हाँ बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखो इस मॉडल की बात करें तो ये असल में जो मॉडल दिया गया था ये था एक्सपेरिमेंटल, और इसके लिए जो प्रयोग किया गया था वो था आपका अल्फा कण स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए प्रयोग के बाद असल में ये मॉडल दिया गया था। तो ये बेसिकली एक प्रायोगिक मॉडल था, प्रयोग द्वारा ये मॉडल दिया गया था। और प्रयोग कौन सा था आपका? अल्फा कण स्वर्ण पत्र प्रयोग। ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे अगेन परमाणु की संरचना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, अब देखो स्वर्ण का मतलब क्या था? स्वर्ण का मतलब मत पूछना, स्वर्ण का मतलब सोना होता है, गोल्ड जिसकी हम बात करते हैं ना। अब देखो हमारे पास बेसिकली एक कण का नाम आया, धीरे धीरे करके हम और भी कणों के बारे में जानेंगे। एक कण आया अल्फा कण, है ना। अल्फा कण देख लो क्या होता है। देखो अल्फा कण बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा कण होता है जिसके पास 4 इकाई बोल लो, या फिर मैं कह लूं कि 4 AMU का 4 AMU द्रव्यमान हो एंड +2 आवेश हो। ठीक है, तो ऐसे कण को आप अल्फा कण कहते हो। ठीक है, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो हीलियम का जो नाभिक होता है उसको भी कहीं ना कहीं अल्फा कण ही कहते हैं, क्योंकि हीलियम के नाभिक में भी 4 इकाई का द्रव्यमान होता है और +2 का आवेश होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अल्फा कण को आप क्या बोल देते हो सिंपल भाषा में? अल्फा कण को आप बेसिकली हीलियम यानी He का नाभिक। ओके, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप हटा दो तो केवल नाभिक जो बचता है ना वो अल्फा कण ही होता है एक तरीके से। ओके, क्लियर? तो पहले ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है चलो वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, हल्का सा आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा परमाणु की संरचना और अच्छे तरीके से ज्ञात होती हुई चले। ठीक है, और जिससे हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअल में जा किधर रहे हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, वैसे नीट के सिलेबस से देखे तो वैसे आपका थॉमसन का मॉडल हटा दिया गया, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड का मॉडल भी हटा दिया गया है होने को, तो उसकी भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम उसको बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर एक आइडिया पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आगे के मॉडल्स की ओर गए हो, ताकि चीज़ें थोड़ी माइंड में क्लियर रहे, है ना। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये किया था कि रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली थी। अब देखो पतली पन्नी हो तो कुछ भी हो, चलो ठीक है, जैसे सोने की ये पन्नी है, लेकिन एक पन्नी की भी मोटाई होती है, कुछ मोटाई तो होगी। तो बहुत अल्ट्रा जूम करके हम देखें तो कुछ ना कुछ मोटाई मैंने दिखा दी है। ठीक है, ये सोने की पन्नी है। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास क्या पाए जाते हैं। इसके अंदर हम जानते हैं हमारे पास इस प्रकार से, इस प्रकार, ठीक है, कोई जूम करके ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, और एक तरफ हमने क्या लिया था? एक तरफ जो था बेसिकली हमने क्या लिया था? एक स्रोत हमने यहाँ पे रख लिया था। ये क्या आपका? एक अल्फा कण स्रोत, यानी एक ऐसा स्रोत जो कि अल्फा कणों की बौछार करेगा। यहाँ पर अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास क्या निकल रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे अल्फा कण। तो यहाँ से क्या है? बेसिकली मेरे अल्फा कण निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उच्च ऊर्जा के अल्फा कण यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लगाया? देखो इसके बाद बेसिकली हमने यहाँ पे एक चीज़ और लगाई। यहाँ पर है ना, हमने बीच में एक लेड की प्लेट और लगा दी इस प्रकार से, जिसके बीच में एक छिद्र था। ये था आपकी लेड की प्लेट, यानी कि पीबी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा असल में ये होता कि आपके पास ये जो कण हैं, देखो अगर वो रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे तो वो तो यहाँ पे आकर के टकरा के रुक जाएंगे, इनका तो कुछ होना नहीं है, है ना। लेकिन जो बिल्कुल सीधा सीधा निकलेगा ना, वो इससे आर पार निकलेगा, जिससे कि आपको अल्फा कण एक किरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और वाली बात है, एक लाइन के रूप में निकल जाएगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में सारे अल्फा कण जाएंगे एकदम सीधे सीधे, ताकि आपको एक सीधा पथ मिल जाए अल्फा कणों का, है ना। रैंडम जाने से अच्छा है सीधा पथ जाए, है ना। तो यहाँ से क्या मिला आपको? अल्फा कण की किरण मिल गई है, अल्फा कण किरण,
जो कि एक सीधे पथ में गमन करेगा, और ये सीधे पथ में गमन करने वाला अल्फा कण आपका फिर आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक किरण मिली है और एक किरण को जूम किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो अल्फा कण है अब ये कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा कण जो है आपके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये देखा गया कुछ अधिकांश अल्फा कण तो क्या होगा, बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए इस प्रकार से, बिना किसी पॉइंट के एकदम सीधे सीधे आपके निकल जाते हैं ज़्यादातर अल्फा कण, तो ऐसा हुआ, ठीक है। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण पे मुड़ जाते, विचलित हो जाते अपने पास से, मतलब क्या कर रहे थे, वो सीधे सीधे जाने की कोशिश तो कर रहे थे, सीधे सीधे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से मुड़ गए इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ अल्फा कण ऐसे मुड़ भी गए थे कुछ कोणों पे, ठीक है। और इन सब में से क्या होता है, एक ऐसा अल्फा कण था जो जिस पाथ से गया और उसी पाथ से वापस लौट गया 180 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 3 प्रेक्षण जो है वो आपको रदरफोर्ड को देखने को मिले। अधिकांश अल्फा कण सीधे गए, नंबर 1 चीज। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, और इनमें से एक ऐसा अल्फा कण था अकेला जो जिस पथ से जाता है उसी पथ से वापस लौट के आ गया। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर इसे एक्चुअल में परमाणु की संरचना को समझाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, ये बहुत ही शानदार मॉडल था असल में। तो देखो, अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखूं तो देखो, पहला हमने क्या देखा कि आपके अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया, सीधे निकल गए। और इसका क्या देखो, हर एक लाइन से कंक्लूजन जुड़ा हुआ। देखो पहली लाइन क्या बोलती है, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा कि देखो आपके पास अगर परमाणु का जो ज्यादातर जो भाग है अगर वो खाली है तो ऐसे में वहां पे कुछ होगा ही नहीं, तो वहां पे अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इससे ये समझ में आया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता, रिक्त स्थान होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादातर अल्फा कण मेरे सीधे निकल गए। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण कोणों पर विचलित हो गए। मतलब कुछ अल्फा कण क्या थे, ऐसे थे जो मतलब सीधे सीधे चल रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी पर्टिकुलर कोण पे वो विचलित हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अल्फा कण विचलित कब हो सकता है, प्रतिकर्षण की वजह से, मतलब वो सीधे सीधे चल रहा है, अचानक से कोई से ढकेलने की कोशिश करे, जबरदस्ती का धक्का दे, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो अल्फा कण होता है इस पर क्या होता है, +2 का आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश को एक धनात्मक आवेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। यानी कि ये देखा गया कि हमारे पास ये जो सेंटर है यहाँ पर कहीं ना कहीं धनात्मक आवेश पाया जाता है जो कि इसको विचलित करता है। तो यहाँ पर ये बात निकल के आई, ठीक है। तो इससे ये निकला कि भाई ऐसा क्यों हुआ, विचलन होने का मतलब क्या है, विचलन होने का मतलब ये था, इसका मतलब क्या निकला कि परमाणु के केंद्र पे समस्त धनावेश पाया जाता है। इसका मतलब ये निकल क्या है कि जितना भी पॉजिटिव आवेश है वो हमेशा परमाणु के केंद्र पर पाया जाएगा, ठीक है। और देखो एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो यही था कि देखो आपको याद होगा एक पकड़ ऐसा था जो जहां से आया वो वापस लौट गया। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है कि देखो अगली बार आप किसी बॉल को अगर दीवार में फेंकोगे तो क्या होता है, बॉल टकराती है फिर वापस आती है। टकराया मतलब कि वहां पर कुछ एक वजन था, एक अच्छा खासा वजन था जिसे टकरा करके आपकी गेंद वापस आपके पास आ जाती है। सेम चीज यहाँ पे, ये कण बहुत उच्च ऊर्जा का था लेकिन यहाँ पे इसके केंद्र में कुछ बहुत ही ज्यादा भारी चीज थी जिसे टकरा करके आपका ये कण वापस लौट आता है, जिसको नाभिक बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक कण 180 डिग्री पर वापस लौटता है। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला
कि परमाणुओं के केंद्र पर अधिकांश धनावेश पाया जाता है। सारा नहीं पर अधिकांश। सारा क्यों नहीं बोला ये अभी को पता चल जाएगा। देखो इसका ये बोला कि परमाणु के केंद्र पर अधिकांश द्रव्यमान पाया जाता है। मोस्टली जो द्रव्यमान देखने को मिलता है वो परमाणु के केंद्र पर पाया जाता है असल में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे। अब देखो इससे और इसको क्या बोलेगा, अब तो इस केंद्र को क्या बोलेगा, इसी को नाभिक आ गया, ठीक है। तो ये जो केंद्र है ना जहाँ पर सारा का सारा धनावेश है और अधिकांश द्रव्यमान है, इसको फिर नाभिक बोलेगा। तो इसलिए रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगर रदरफोर्ड ही था जिसने सबसे पहले नाभिक के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, एक तो मुझे पता चला नाभिक, या मैं ऐसे लिखता हूँ कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान कहाँ मिलता है, परमाणु के केंद्र पर पाया जाता है। ओके, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको क्या बेसिकली नाभिक कहते हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट। तो नाभिक की खोज का श्रेय जो है वो असल में किसको दिया जाता है, रदरफोर्ड को ही दिया जाता है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा देखो तो आराम से, भाई सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, बता दो देख करके, ठीक है ना। सारा कुछ सही है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो बेसिक वाला पार्ट है। तो इसने इस बेसिस पे डायग्राम बनाया। तो बीच में तो क्या आपका नाभिक, जिसमें मेरे पास क्या है आपका जितना भी धनावेश है, ओके, वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसने बोला धनावेश यहाँ मिलेगा और द्रव्यमान भी यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो अब बात है कि धनावेश अगर यहाँ पर है तो डाल्टन के टाइम, अभी सॉरी जे थॉमसन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन खोज की जा चुकी थी। अब सवाल ने फिर पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, तो इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इस नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं उसमें चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बोला इसने, जो कि यहाँ पे लगातार चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिखाया। तो ये बीच में हो गया आपका नाभिक, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, कक्षा हो गई, ठीक है, जिसमें क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जिससे ये बात भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाती है कि देखो परमाणु इसने भी उदासीन रखा कि धनावेश यहाँ पर आ गया, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के पास है, तो ओवरऑल मेरा परमाणु क्या है, उदासीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को इसने भी ध्यान रखा कि परमाणु क्या होता है आपका, परमाणु आपका उदासीन होता है। इसका ध्यान इस शख्स ने भी रखा था। परमाणु क्या होता है आपका, उदासीन होता है। इस बात का ध्यान यहाँ पर भी रखा गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बिल्कुल सही बताया, हाँ बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके रदरफोर्ड ने कही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या निकल गया, देखिए इसने काफ़ी सारी चीज़ें वैसे एक्सप्लेन काफ़ी चीज़ें करी। हालांकि देखो फिर बाद में जब धीरे धीरे करके क्या हुआ था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज की गई, तो वो भी फिर नाभिक के अंदर ही है ना। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम और अच्छे से बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि बीच में तो मेरे पास क्या नाभिक हो गया अब तक, जिसमें मेरे पास प्रोटॉन आ जाते थे और न्यूट्रॉन आ जाते थे, है ना। तो ये तो मेरा वजन का काम हो गया, ठीक है। मतलब देखो सारा धनावेश तो प्रोटॉन के पास है, न्यूट्रॉन तो उदासीन हो गया। और देखो मैंने क्या बोला, अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का भी तो वजन होता है। मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन का वजन जब कैलकुलेट किया गया वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम था, लेकिन था तो सही। मना थोड़ी कर दो कि भाई होता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, वजन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए अधिकांश शब्द यहाँ लिया जाता है, पर इलेक्ट्रॉन पर धनावेश नहीं होता। इससे सारा धनावेश तो नाभिक में ही है, लेकिन अधिकांश द्रव्यमान है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन भी लेकर के घूमता ही है ना। और इसके चारों तरफ क्या फिर बनाया हमने, कक्षाएं बनाई गई, जिसमें क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है भाई ना। किसी किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिपेंड करता है, पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब वहां पे कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये तो क्या हो गई आपकी कक्षा, इस प्रकार से। और जो सेंटर में आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास नाभिक आ गया। नाभिक की अगर बात करें तो नाभिक के बारे में हम जानते हैं बाद में कि हमारे पास ये प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के ये बनता है, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन चक्का जो कक्षाएं हैं उनमें क्या कर रहे हैं, लगातार इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एक बेसिक मॉडल दिया गया था, फिर जो आगे जाकर के काफ़ी ज़्यादा सही लगा था कि देखो वही ना कि नाभिक के बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई ना, तो उनको नाभिक में ही रखा गया, ऑब्वियसली बात है क्योंकि वहीं पे मिले थे। और इलेक्ट्रॉन अभी भी कायदे से बाहर ही चक्कर लगा रहे थे कक्षाओं के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा में इसका मॉडल दिया गया था। अब क्या हुआ था भाई, इस मॉडल में कमियाँ भी थी और दो बहुत ही सोचने वाली कमी दी गई थी। देखो पहली बात तो अगर बात करें इस मॉडल की कमी क्या थी, वरना ओवरऑल मॉडल बहुत ही शानदार उस टाइम के हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट दिया गया और ये जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उस टाइम का ये सबसे बेस्ट मॉडल था मेरे हिसाब से, ये सबसे बेस्ट मॉडल, ठीक है। हालांकि बाद में इसकी कमियों को सुधार आगे किया गया, लेकिन पहले कमियाँ क्या वो समझो। दो इसकी सबसे मेजर कमी थी। पहली कमी तो ये थी कि हमारे पास देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रकार से लगातार चक्कर लगा रहा है तो भाई अगर कोई चीज़ अगर चक्कर लगाएगी तो लगातार वो ऊर्जा खर्च करेगी, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो ये रहा ग्राउंड, इस ग्राउंड के चक्कर लगा दो, चलो कितने चक्कर लगा लोगे। स्टार्टिंग में तो चलो पूरी स्पीड से दौड़ रहे हो, ठीक है भाई, आराम से दम पूरी है, चक्कर लगा रहे, भागे जा रहे हो और आराम से चक्कर लगा रहे हो। एक चक्कर लगा लिया, दो चक्कर लगा लिए, तीन चक्कर लगा लिए, पर धीरे धीरे करके फिर आपकी ऊर्जा तो खर्च हो रही है, थकोगे तो सही, ऊर्जा तो जाएगी, फिर क्या होगा धीरे करके वो स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे आकर के आप थक हार के बैठ जाओगे। यही तो होने वाला है ना हमारे पास। सेम चीज़ अगर देखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैं कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रकार से मान लो इस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, अगर ये चक्का लगा रहा है, चलो ठीक है ये चक्का लगा रहा है पर धीरे धीरे करके ऊर्जा भी तो खर्च करेगा, तो ऊर्जा खर्च करेगा तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, थकेगा। और हम जानते हैं इस इलेक्ट्रॉन और ये जो नाभिक है इसके बीच में क्या होने वाला है, आकर्षण बल कार्य करेगा। और आकर्षण बल क्यों हो रहा है ये तो सभी को पता ही है, क्योंकि विपरीत आवेश है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, नाभिक में पॉजिटिव है, तो आकर्षण बल लगेगा। और तो ऐसे क्या होगा, चक्कर लगा रहा है, ऊर्जा कम होती जा रही है और इधर से आकर्षण पड़ रहा है, तो ये थकेगा, थकेगा तो क्या होगा, इधर से आकर्षण तो लगातार चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके इस नाभिक के करीब पहुंचता चलेगा। तो इसका जो वृत्ताकार पथ है जिसमें वो चक्का लगा रहा है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और अंततः धीरे धीरे करके इंतजार नाभिक के पास पहुंच के नाभिक पे समा जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका जो परमाणु है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है ना। क्योंकि नष्ट क्यों हो गया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन माइनस था, इधर प्लस था, उदासीन हो गया, चलो ठीक है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया कर गए तो कहीं ना कहीं जो कण पाए जाते थे वो तो खत्म ही हो गए ना। जब कण ही खत्म हो गए तो परमाणु भी खत्म हो जाना चाहिए, तो ऐसे परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए और परमाणु स्थायी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं प्रकृति में कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता है, सारे के सारे परमाणु आज भी प्रकृति में पाए जाते हैं, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कोई परमाणु नष्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि परमाणु है तो स्थायी। तो अब स्थायी कैसे ये घटना हो रही है, तो फिर रदरफोर्ड बोला भाई ये अब तो मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पर रदरफोर्ड पहले अपनी कमी करता है कि भाई यहाँ पर ये फेल होता है, ठीक है। तो पहली बात तो यही होता है, परमाणु का स्थायित्व ये भी नहीं बता पाया। तो पहली कमी तब की परमाणु स्थायित्व पर थी। ठीक है, और दूसरी कमी क्या थी, दूसरी कमी थोड़ी सी साइंटिफिक वाली थी लेकिन अच्छी कमी थी। देखो हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन अगर लगातार चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा तो खर्च कर रहा है, अब ऊर्जा खर्च करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा लगातार मुक्त होनी चाहिए। यानी देखो अब वो लगातार चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा मुक्त करना चाहिए, ठीक है। यानी इस ऊर्जा का अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं, स्पेक्ट्रम में आगे बताऊंगा क्या होता है वैसे तो डिटेल में, पर एक आइडिया लेके चलो, जैसे कि एक इंद्रधनुष होता है वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम ही होता है, ठीक है। देखो अगर ये ऊर्जा देगा तो ऊर्जा कहीं ना कहीं विकिरणों के रूप में देता है, ठीक है। और उस विकिरण को अगर मैं एक साथ सही तरीके से अगर प्रदर्शित करूं तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये विकिरण के रूप में ऊर्जा देता है, ठीक है। और इन विकिरणों को अगर देखा जाए ना तो ये जो विकिरण है ये लगातार, ये जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए इस विकिरणों का जो सही क्रम है वो स्पेक्ट्रम होता है, आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो वो जो स्पेक्ट्रम है ना वो समय लगातार बनना चाहिए था, मतलब कि ये जो ऊर्जा ये लगातार दे रहा है तो स्पेक्ट्रम जो बने वो भी लगातार बने। लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम देखा जाता है, मतलब इसकी ऊर्जा किस प्रकार से दी जा रही है जब वो देखी जाती है तो देखने को पता चलता है कि भाई ये लगातार ऊर्जा नहीं दे रहा, ये पहले से कुछ ऊर्जा दी, मतलब पहले कुछ ऊर्जा मुक्त कर रहा है, फिर अचानक से रुक जाएगा, गैप आ जाएगा, फिर ऊर्जा देगा, फिर गैप आ जाएगा, फिर ऊर्जा देगा, फिर गैप आ जाएगा। तो सतत यानी लगातार ना होकर के असतत बिना लगातार हुए ये ऊर्जा देता है या अपना स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी कमी थी। अब ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया, यानी कि यहां पर आपको असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं।
जिसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाया। असतत स्पेक्ट्रम ले लो, सतत का मतलब होता है लगातार, असतत का मतलब क्या है, जो लगातार ना हो। स्पेक्ट्रम मतलब कि ऊर्जा की एक सही व्यवस्था, जिसको आप एक ग्राफ, एक चार्ट पेपर पे देखते हो, वो बेसिकली स्पेक्ट्रम उसे दिखाता है, ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ मिलता है ना इसका ऊर्जा का, वो लगातार नहीं मिल पाता। जब ये कायदे से भाई इलेक्ट्रॉन तो लगातार चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा भी लगातार खर्च करेगा ना, पर यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। वो ग्राफ लगातार नहीं मिलता, पहले ग्राफ मिलेगा, फिर अचानक से कुछ देर के लिए ग्राफ ही नहीं मिलता है, फिर ग्राफ मिलता है, फिर गायब हो जाएगा, फिर ग्राफ मिलेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की काफ़ी दो बड़ी कमियां थी, जो कहीं ना कहीं परमाणु मॉडल को समझाने में या परमाणु को समझाने में फेल हो रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि इन द लास्ट तब भी मॉडल काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, प्रायोगिक मॉडल था, बहुत तरीके से दिया गया था। ओके, लेकिन हाँ कमियाँ थी, तो आगे जाके फिर नील्स बोर आया था जिसने इस कमी को दूर किया था, जो हमारे इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ से आपके पास काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास ओवरऑल वैसे तो टोटल 4 मॉडल हैं, 2 मॉडल आपने देख लिए, जो इसमें से 2 मॉडल में 2 काम के नहीं है बहुत ज़्यादा, रीज़न क्योंकि सिलेबस से हटा दिए गए, पर नॉलेज पूरी होनी चाहिए, और क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही फिर हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर पहुँचते हैं। तो वो मॉडल अभी आगे आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे बता दो कि यहाँ तक की पार्ट क्लियर है ना, कि ये तो सारे बातें बताइए। तो एक बेसिक आइडिया लेके चलना, फिलहाल आप परमाणु को जब भी मैं बोलूँगा आप इस प्रकार से इमेजिन करना कि नावे के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, एक बार थोड़ा सा आराम से देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो बोल दो। चलिए बच्चों, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, ओके, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ तक हमारा कुछ एक बेसिक इंट्रो आ जाता है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर अभी तक हो जाती हैं कि देखो, जो आपको अभी तक दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज़, हमारे पास परमाणु है, परमाणु के अंदर मेरे पास नाभिक होता है, जिसमें कि मेरे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हम कुछ बातें और भी कर सकते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है ना, और उसके साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है। अब देखो समझो,
पहले देखो एक दो चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। देखो तो जैसे कि हम बोले, एक मैं डायग्राम अलग से बना के रखता हूँ हमेशा। जब भी परमाणु बोला ना, ये वाला डायग्राम हमेशा दिमाग में रखना कि नाभिक है, इसमें मेरे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्का लगा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, इस प्रकार से। मतलब अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, सो अब देखिए यहां पर फिर हमारे पास क्या आता है, ठीक है, यहां पर फिर हमारे पास ये आता है। देखो नंबर एक चीज कि देखो अब हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल परमाणु है, और परमाणु में मेरे पास कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। एक तो मेरे पास प्रोटॉन हो गया, एक मेरे पास न्यूट्रॉन हो गया, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो पहली बात देखो हमें इनकी थोड़ी सी काउंटिंग आनी चाहिए ना, कि भाई कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये हमने शायद पहली लेक्चर में, पहले जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने सीखा था। एक छोटा सा रिवाइज ले लेते हैं। हर एक परमाणु के लिए आप जानते हो परमाणु क्रमांक होता है। तो आप जानते हो कि हमारे पास जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो सदैव आपके Z यानी कि आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है ना। एक तो ये हमारे पास आता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो आपके परमाणु भार में से अगर आप परमाणु क्रमांक को माइनस करते हो तो बेसिकली वो आपका न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी नाभिक के अंदर काउंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या के लिए, इलेक्ट्रॉन संख्या की अगर बात की जाए तो देखिए हम जानते हैं, हम देखो अलग अलग कंडीशन लेके जाते हैं। तो उदासीन, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित, है ना। क्योंकि देखो अगर हम बात करेंगे, अगर आपका उदासीन स्थिति है, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे धनावेश ऋणावेश बराबर है, तो धनावेश क्यों आ रहा है, प्रोटॉन की वजह से, ऋणावेश आ रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक प्रोटॉन पे एक प्लस और एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होता है। तो यानी कि अगर उदासीन स्थिति है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उस टाइम पे बराबर होती है हमेशा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या की, ठीक है। जिससे आप बहुत ईजिली किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु क्रमांक या परमाणु भार से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट अपने ईजी था। अब देखो अगर मान लो ये अगर आपका हो धनावेशित, अगर धनावेशित अगर परमाणु अगर आपके पास है, अब देखो धनावेशित कब होगा, इसका मतलब देखो धनावेश कब होगा, देखो नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। धनावेश कब होता है, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव निकल के आ रहा है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखो सिंपल सी बात है, परमाणु के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही है, चलो ठीक है। लेकिन हम जानते हैं नाभिक के अंदर बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, जिस कारण से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो आपस में जब वो नाभिक से निकल नहीं सकते ना, उनको नाभिक में आप जोड़ सकते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको असल में आप निकाल भी सकते हो और बाहर से जोड़ भी सकते हो, जिस रीजन से इनकी संख्याओं में अंतर आता है, ठीक है। तो अगर धनावेश ज़्यादा होगा तो कब होगा, प्रोटॉन तो चेंज होने से रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल जाए, तो ऐसे में धनावेश आता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तब ज़्यादा हो सकती है ना। यानी ये कब होता है, जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मेरे पास प्रोटॉन की संख्या में से जितना भी धनावेश आया है उसको माइनस कर दो। क्योंकि देखो एक धनावेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जाना, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जाना, तो वो आप रिवर्स काउंटिंग करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल पाओगे। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिव परमाणु की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये कब देखने को मिलेगा, ये आपको तब देखने को मिल रहा है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। ऑब्वियसली बात है, अगर ऋणावेश ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तब देखो ऐसे में फिर मेरे पास ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस स्थिति में वो बराबर होगा मेरे पास प्रोटॉन और प्लस जो भी आपका नेगेटिव आवेश है उसको जोड़ दो आप। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन सबको आप काउंट कर सकते हो,
ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरी पार्ट में दिख जाता है। ठीक है, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम के अंदर बनते रहते हैं, बहुत ईजी तरीके से ये पूछा जा सकता है। और अब जो मैं आपको प्रश्नावली, जो भी आपको परिभाषाएं बताने वाला हूँ, उन सभी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं आपको इन्हीं सभी शब्दों की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन सी परिभाषा है, देखो सबसे पहली जो परिभाषा जो आपको सीखनी चाहिए नंबर 1 पे आती है, वो आपकी होती है कौन सी, आपकी समस्थानिक। कुछ शब्द मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ और सीखने की जरूरत पड़ती है। समस्थानिक क्या होता है, देखो समस्थानिक बेसिकली क्या होता है, परमाणुओं के ऐसे समूहों को कहा जाता है जिनके परमाणु क्रमांक समान रहेंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक कहे जाते हैं। यानी समस्थानिक क्या कहते हैं, हमारे पास कि परमाणु क्रमांक यानी कि Z, तो ये तो क्या होगा आपका समान हो जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे आपके परमाणु भार की, वो आपका हो असमान, वो आपका अलग अलग हो। ठीक है, तो फिर आपके वो समस्थानिक कहे जाते हैं। ठीक है, और देखो हर एक का एग्जांपल याद रखना, इसको देखो सबसे सिंपल एग्जांपल याद रख सकते हो आप, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसमें 1H2 को आप ड्यूटेरियम भी बोलते हो, 1H3 को आप ट्रीटियम भी बोलते हो। ठीक है, और 1H1 तो हमारा नॉर्मल वाला हाइड्रोजन होता ही है। तो ये आपके समस्थानिक हमारे लिए हो जाते हैं। इसके एग्जांपल तीनों में देखो आपको पता है, नीचे की तरफ जो नंबर लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक है, और ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा गया है वो हमेशा परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ आती है। ओके, अच्छा दूसरा जो मेरे पास आता है, दूसरा मेरे पास कौन सा आता है, दूसरा मेरे पास आता है आपका संभारिक। संभारिक क्या होता है, बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग क्या, ये देखो आपके समस्थानिक का कुछ अपोजिट कॉन्सेप्ट है, इन दोनों वर्ड्स को आपस में बदल दो हमारा काम हो जाता है। यानी कि परमाणु क्रमांक Z तो क्या रहेगा आपका असमान, यानी वो तो अलग है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करेंगे मेरे पास यहाँ पे परमाणु क्रमांक A, तो वो आपका क्या रहता है, आपका समान आपका रह जाता है। ठीक है, वो आपका समान रहता है, परमाणु भार समान रहता है, सॉरी परमाणु भार, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, जैसे ये परमाणु भार है, सॉरी। तो परमाणु भार आपका समान रह जाता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो इसके एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से परमाणु का समूह, देखो ऐसे बहुत सारे संभव है, परमाणु क्रमांक बस अलग अलग लेके चलना, इसका 3, इसका 3, तो देखो भाई यहाँ पर आपको आराम से एक समूह मिल जाएगा। परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो गया, परमाणु क्रमांक अलग होने का मतलब क्या है कि परमाणु ही अलग है और उनके भार लेकिन समान है, तो ये बेसिकली आपके समभारिक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगला मेरे पास आता है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको ज़्यादा ध्यान रखने का, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट कई बार आएगा आगे जाकर के, आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। देखो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जहाँ पर चाहे जो भी हो परमाणु अणु आयन जो भी है, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये किसी के लिए भी चल सकता है, परमाणु अणु या आयन जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो बेसिकली आपके सम इलेक्ट्रॉनिक कहे जाते हैं। ठीक है, ये जी यहाँ आती है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो अब जैसे कि तो इसके एग्जांपल थोड़ा समझ लो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो कुछ बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स, इनको थोड़ा दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि एक मैं ले सकता हूँ आपका, जैसे हाइड्रोजन का हो गया हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3। अब देखो हर एक के अंदर अगर काउंट करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आपके पास इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से देखो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि धनावेश ऋणावेश भी ले सकते हो, जैसे कि N-3, O-2, F-1, नियॉन, Na+,
Mg+2। इन सब में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा आपके पास 10 होती है, हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके क्या है, सभी के सभी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लंबा समूह है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है ना, तो बस सही है, वो सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी एक ही प्रकार की प्रजातियां, एक ही प्रकार के आयन अणु आपके उपस्थित रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सम इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और देखो इसके अलावा से एक और आप चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे तो वो कम पूछा जाता है, वो है आपका सम न्यूट्रॉनिक। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ आ जाता है अगर कोई पूछ रहे तो। देखो बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग वैसे तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या समान, सम का मतलब ही समान होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, न्यूट्रॉन संख्या जहाँ पर समान होती है। इसके एग्जाम्पल चलो हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 1H3 एंड 2He4, दोनों में अगर A में से Z माइनस करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हर बार आपको दो दो न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन जो रहते हैं ना आपके पास, वो हमेशा हर एक में दो रहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सम न्यूट्रॉनिक आपके हो जाते हैं। ओके क्लियर। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह जाती हैं, ठीक है। और जिसमें से मैं कहूँगा सम इलेक्ट्रॉनिक देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके समस्थानिक समबारिक के छोटे छोटे डेफिनेशन है, पता होने ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ना आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें इनका उपयोग किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अभी से चीज़ों को क्लियर करते जाओ, क्योंकि भाई ना अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बेसिक डेफिनेशंस को स्ट्रॉन्ग रखो, वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इनको थोड़ा देख लो, मैं आपको थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा देख लो, कोई परिभाषा देखनी हो पूछना हो तो पूछ सकते हो आप।
ओके चलो ठीक है, यहाँ तक डन है, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं, देखो हमारे पास अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हमारा होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब चलो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ना कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होते क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का, तो देखो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं नाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसी विकिरण जिनमें विद्युत यानी कि आपका विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय मतलब कि आपका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है तथा ये एक दूसरे के लंबवत तरंग रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा विकिरण संचरण की दिशा के भी तथा विकिरण संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपका एक विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में यही होता है कि देखो आपके विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र को बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग, हालांकि ये कैसे होता है, ये तरंग रूप में उपस्थित होते हैं कि तरंग चलते हैं लहरों में ऊपर नीचे इस प्रकार से संगर्त में, वैसे ही उपस्थित होते हैं और इसके अलावा एक दूसरे के लंबवत रहेंगे और विकिरण संचरण की दिशा के भी लंबवत है। अब कैसे, इसको देखो आप एक थोड़ा सा डायग्राम समझ सकते हो, जैसे कि देखो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को तो बहुत ध्यान से देखो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो मेरे पास देखो एक तो ब्लू कलर की देखो मेरे पास तरंग आपको इस प्रकार से दिख रही होगी। देखो जो आपका एक्स अक्ष है ना, उस दिशा में तो आपकी तरंग जा रही है, तो ये तो क्या आपके तरंग संचरण की दिशा। चलो इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ। आपके पास देखो ये जो आपका एक्स अक्ष है, तो ये जो एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन है, ये तो क्या हो जाएगी आपकी तरंग की दिशा, या आप कह सकते हो विकिरण का दिशा बोल सकते हो। यानी कि जिस दिशा में विकिरण लगातार चल रहा है वो तो आपका एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप देख रहा होगा कैपिटल ई लिखा है एक जगह पे है ना, कैपिटल ई क्या आपका ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आपका विद्युत क्षेत्र। तो वो देखो कहाँ पर है, ये तरंग के रूप में चला है, देखो तरंग किस डायरेक्शन में चले लेकिन वाई पर। ये कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर का अक्ष क्या आपका वाई अक्ष है, तो ये देखो ये वाई में ऊपर की ओर तो जा रही है, तो यानी कि ये क्या आपका ऊपर या नीचे आ रहा है, तो ये वाई अक्ष में चल रहा है। ओके, तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया। और इसके अलावा देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखो ई तो क्या हो गया मेरा चुंबक विद्युत क्षेत्र। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा पड़ेगा, ये जो एक जगह यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये जो आपका रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना, ये जो तरंग है ये बेसिकली आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये बेसिकली आपका चुंबकीय क्षेत्र जो कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, जिसको देखो यहाँ पे बी से प्रदर्शित किया गया, देखो यहाँ पे बी, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपके जेड अक्ष की तरफ, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, जेड अक्ष की ओर आ रहा है। ठीक है, यानी कि देखो क्या बोल सकते हो, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही विकिरण में पाए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, एक वाई पे एक जेड पे, हम जानते हैं दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, और एक्स अक्ष इन दोनों के लंबवत है जिसपे मेरी विकिरण जा रही है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तरंग रूप में पाया जाएगा। ये सभी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, और तरंग संचरण जिस दिशा में होता है उसके भी वो लंबवत रह जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से बेसिकली आप किसी विद्युत चुम्बकीय उपकरण को परिभाषित करते हो, ठीक है। तो ये इसकी सही संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है ना। अब तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कुछ कंक्लूजन इसको देख करके और निकलते हैं। क्या क्या निकालते हैं देखो, समझो थोड़ा सा। देखो, हालांकि इसका मैं पूरा डायग्राम को बताऊंगा कौन कौन से पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से कुछ कंक्लूजन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नंबर एक बात जब को यहाँ देखने को पता चल जाती है बहुत ही ईजिली, नंबर एक चीज़ कि आपके पास ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होती है, ये अपने आप में काफ़ी जटिल विकिरण है, जटिल संरचना होती है ना। अगर देखो विद्युत क्षेत्र है, चुम्बकीय क्षेत्र है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसकी संरचना बनाना, इसको परिभाषित कर पाना, है ना। तो पहली बात तो यह जटिल होती है। इसको समझ पाना बहुत इजी नहीं होता, थोड़ा मुश्किल टास्क है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग विकिरण जो होती हैं, इनमें देखो दूसरी बात क्या आती है हमारे पास, दूसरी बात ये आती है कि देखो हमारे पास इनका जो गमन होता है वो इनके गमन के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की बात करेंगे, या फिर जैसे हवा, अगर ध्वनि तरंगों की बात करें तो आपको पता है ये श्रृंग ये कैसे चलती है, ये किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। निर्वात में हमें आवाज़ सुनाई, स्पेस में जाओगे आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर ध्वनि तरंगें कार्य नहीं करती, लेकिन स्पेस के अंदर हमारी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है बिना किसी प्रॉब्लम के गमन कर सकती है, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखना, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कोई माध्यम नहीं चाहिए, खुद से ही गमन कर सकते हैं, यानी ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब ध्यान रखना, अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, ठीक है। निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं पड़ता, ठीक है। और उस स्थिति में इनका वेग क्या रहता है, उनका वेग सबसे ज़्यादा रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इनकी स्पीड होती है, ठीक है। जो आपको पता है प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में होता है, वो यही रहता है। और इवन सारे के सारे विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो भी निर्वात में गमन करते हैं सबका वेग यही ही रहता है, ठीक है, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट, हमारे पास टोटल 7 विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। हमारे पास क्या होता है, टोटल 7 हमारे पास विद्युत चुम्बकीय विकिरण पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है, अब चलो इस डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। और ये डायग्राम वैसे आप देखो अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, वहां पर भी इसको पूरा बताया गया है, ठीक है। कैसे कैसे डायग्राम में देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास देखो सबसे पहले जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, अब देखो इन विकिरणों को एक क्रम से याद रखना, ठीक है। जो क्रम मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में आपको इन्हें याद रखना है, इसका बहुत फायदा देखने को मिलता है असल में। देखो पहली बात तो सबसे पहले होती है मेरे पास, आपके पास गामा किरण है, जो कि गामा किरण है, गामा रेज कहते हैं इसको आप, ठीक है। ये जो सिंबल है, सिंबल का मतलब क्या होता है, गामा ही होता है। गामा किरण है, ठीक है। देखो एक तरीके से आपको याद होगा, अगर आपने हल्क मूवी देखी हो तो आपको आइडिया हो कि हल्क जो डॉक्टर बैनर जो होता है मूवी के अंदर, आपको पता है जब उसमें गामा रेडिएशन, जब गामा विकिरण उस पर डाली जाती है तब वो हल्क बन जाता है। तो ये वही सेम वाली विकिरण है, हालांकि ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। हालांकि ये किरणें देखा जाता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन्हीं विकिरणों की पाई जाती है। और नॉर्मली आप इससे हल्क नहीं बनते, पर हाँ इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मृत्यु हो सकती है। तो गामा किरणें होती है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है, नंबर एक। सेकंड नंबर पर आती है एक्सरे। एक्सरे के बारे में आप सभी लोग जानते हो, जो कि आपके हॉस्पिटल्स में भी आप यूज़ में लेते हो, है ना। अगर आपको कभी भी फ्रैक्चर आ जाए, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, तो हड्डियों का पता कैसे चलता है, हड्डी टूटी है, जुड़ी हुई है, कोई खिसक तो नहीं गई, उसके लिए आप एक्सरेज का यूज़ करते हो, जो कि हॉस्पिटल में चलती है। सेकंड नंबर पे। थर्ड में मेरे पास आते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी पराबैंगनी प्रकाश। सूर्य से जो प्रकाश हमारी धरती की ओर चल रहा होता है वो आपका पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट लाइट ही होती है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है दृश्य स्पेक्ट्रम, यानी कि दृश्य प्रकाश, ठीक है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। जो भी रंग आते हैं वो सारे के सारे आपके दृश्य प्रकाश के अंदर आते हैं, और यही एक ऐसा प्रकाश है या विकिरण है जिसको आप देख सकते हो। फिर आपके पास आता है IR। IR का मतलब होता है आपका इंफ्रारेड, यानी कि आपका अवरक्त,
अवरक्त प्रकाश, ठीक है, या अवरक्त विकिरण, ठीक है। ये क्या होता है, देखो इनका उपयोग आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास जो टीवी रिमोट होते हैं ना, उसके अंदर असल में आपको पता है आपने रिमोट से सिग्नल दिया, टीवी चालू हो जाती है, बंद हो जाती है। और आपने चीज़ नोटिस भी की होगी कि वहाँ पे पास जो टीवी का जो सेंसर होता है वो भी कहीं ना कहीं लाल रंग का होता है, वो असल में कहीं ना कहीं अवरक्त फॉर रक्त का मतलब क्या है, रेड कलर का होना, इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अवरक्त विकिरण उनमें पाई जाती हैं, जो कि आपके किसमें काम करती है, हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनके गमन के लिए बेसिकली ये विकिरण चलता है, ठीक है। और आगे वाले विकिरण भी उन्हीं में चलते हैं, जैसे कि सूक्ष्म तरंगें जो है इनका उपयोग भी असल में ऐसे ही किया जाता है, रेडार में असल में इस तरंग का उपयोग किया जाता है। और एफएम या उसके बाद रेडियो तरंगें, इनका उपयोग एफएम या फिर जो दूरदर्शी जो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए बेसिकली इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए 7 हो जाती हैं, गामा नंबर 1, एक्सरे 2, अल्ट्रावायलेट 3, दृश्य हो गया नंबर 4, ठीक है, ध्यान रखना। 5वें पे अवरक्त आ गया, उसके बाद सूक्ष्म तरंगें, फिर आपकी रेडियो तरंगें। तो इस प्रकार से टोटल 7 हमारे पास विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ओवरऑल पाई जाती है, ठीक है। और आपको देखो इनको इन्हीं क्रम में ही याद रखना, ये क्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिर आपके पास एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कैसे बन सकता है तो समझो ध्यान से। देखो अगर हम बात करेंगे तो हम देखो हमारे पास टोटल 7 तरंगें हैं। पहली हो गई मेरे पास गामा, दूसरा एक्स तरंग या एक्सरे, तीसरी परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट, चौथी आपके पास होती है दृश्य तरंग, पांचवी होती है अवरक्त यानी कि आईआर यानी कि इंफ्रारेड, फिर छठी होती है आपकी सूक्ष्म तरंगें, सातवीं होती है मेरे पास रेडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 7 तरंगें जो है आपके पास पाई जाती है, 7 विकिरण पाए जाते हैं। इसको मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको जो ऑर्डर है ना, ये इनकी ऊर्जा का घटता हुआ क्रम भी है। अगर आप यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ऐसे में इनकी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो भी ऐसे में लगातार घटती चली जा रही है, ठीक है, इनकी ऊर्जा भी घट जाती है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, जिससे आपसे कभी भी क्रम पूछा जा सकता है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा देखो, अगर देखा जाए तो और भी देखो बात है, और ध्यान से देखो तो ऊपर हमारे पास देखो हर्ट्ज में देखो आवृत्ति लिखी हुई है, तो इनमें आवृत्ति का क्रम भी आप आ जाता है। और नीचे ही देखो यहाँ पे लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य भी दिया हुआ है, तो इससे आप आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का सही क्रम भी ध्यान रख सकते हो। कैसे देखो, अगर देखा जाए तो आप जानते हो कि देखो सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखो किसकी है, ऊपर आवृत्ति है देखो वहाँ पे 10 की पावर 0 और यहाँ पे देखो 10 की पावर बढ़ रही है 24 आ गया, यानी इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा और वहाँ पे आवृत्ति सबसे कम है, तो ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम भी बन जाता है। यानी ऊपर से नीचे जाओगे तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो आवृत्ति होगी जिसको आप न्यू से प्रदर्शित करते हो वो भी आपकी घटती चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आपके तरंग दैर्ध्य की बात करें, देखो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का 10⁻⁻16 है और यहाँ पर देखो आगे बढ़ोगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, यहाँ पे 10⁸ हो गई, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है ऐसे में मेरी बढ़ रही है। तो तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्रम निकल के आता है, तो वो जो है असल में यहाँ पे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो क्रम है आपसे बहुत इजीली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि आपसे ऊर्जा, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का क्रम पूछ लिया जाए, तो ये थोड़ा सा एक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। सो बच्चों अगर देखा जाए तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की रह जाती है। हालांकि अब इनसे जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो हम धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में देखो हम यहीं तक कि हम कवर करने वाले होंगे, ठीक है। और देखो भाई आज की चीज़ों को थोड़ा अच्छे समझना, देखो यहाँ पे मेरे कुछ थ्योरी भी बताई गई है, जैसे कि मैंने बताया कौन सी जो तरंग है उनका क्या उपयोग किया जाता है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में थियोरटिकली स्टेटमेंट है, आराम से पढ़ लेना, जो मैंने बातें बोली है ना वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और कुछ भी नहीं है।
ओके तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही रहने वाला होगा मेरी तरफ से। ओके आई होप आपको आज के सेशन में समझ में आया होगा क्या क्या बातें बताएंगी। आज का सेशन मोस्टली थियोरेटिकल था और कल आपका देखो आपका फाइनली टेस्ट होने वाला है। टेस्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपके आने वाले, तो इनको अच्छे से पढ़ना और इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे मंडे को, ताकि आप अच्छे तरीके से टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम पढ़ाई भी पूरी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हो, वरना आज के सेशन यहीं पर हम रद्द करते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे मंडे को किसी और सेशन में अगले लेक्चर